बीपीएससी की जो जितने भी 64th का इंटरव्यू दे रहे हैं उन छात्रों के लिए कई वीडियोस में बनाया। जो करंट के मुद्दे आ रहे हैं वो भी बनाया। मैं जल्द ही अन्य सब्जेक्ट्स के भी कुछ सब्जेक्ट्स के मांग हो रही है तो उन लोगों को भी भेज रहा हूँ। अगले सेगमेंट में इस वीक में, आने वाले वीक में मैं भेजूँगा। आज मैंने कुछ तैयार भी किया उन लोगों के लिए कि क्या सेगमेंट्स मैं दूँ। उन सब्जेक्ट्स को भी, जैसे फ़िलॉसफी और हिस्ट्री, उनके लिए एक ही सेगमेंट में कुछ जो फ़िलोसफिकल चीज़ें हैं जो हिस्ट्री में भी आती है उन सब को भी मैं देख रहा हूँ। कोशिश कर रहा हूँ कि सब सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ दे दूँ कि बच्चे कुछ समझ सकें कि क्या पूछे जाते हैं पीसीएस वगैरह में। ठीक है, आज मैं जिस पे बात कर रहा हूँ वो पॉलिटी से संबंधित है। पीए में भी आता है, पॉलिटी में भी है, और जनरल किसी भी के लोगों से पूछा जा सकता है। वो चर्चा में भी है, क्योंकि थोड़ी कम चर्चा में है, लेकिन देखिए वो जैसे दिमाग में इंटरव्यूअर्स डेली पढ़ते हैं जब पेपर, तो उनके दिमाग में जाता है वो सब चीज़ें, क्योंकि उनको भी देना है, जैसे मेरे दिमाग में जाता है। तो जो इंटरव्यू लेना है, इंटरव्यूअर भी सोचता है कि अच्छा इन बच्चों से मैं पूछूंगा। ठीक है, तो वो अभी से ही उन लोग के दिमाग में होगा कि अब इंटरव्यू आएगा तो मैं ये सब सारी चीज़ें पूछूंगा। तो ये चर्चा में आया, और वो है संसदीय समितियां, अस्थाई समिति। जो बच्चे पढ़े होंगे समझ गए होंगे मैं क्या पूछना चाहता हूँ, लेकिन मैं अभी उस चीज़ पर नहीं आ रहा हूँ। मैं पहले उसके बारे में चर्चा करूँगा। ठीक है, कि पूछ सकता है आपसे कि बताइए अस्थाई समिति और तदर्थ समिति, जो परमानेंट कमेटी है और जो एडहॉक कमेटी है, इसमें क्या अंतर है? संसद में समितियां होती हैं, इन दोनों में डिफरेंस क्या? तो जो अस्थाई जो समितियां होती हैं वो निरंतर कार्य करती रहती हैं। वो गठित भी होती हैं तो 1 साल के लिए, या उसका समय सीमा निर्धारित है, अमूमन 1 साल के लिए होता है। प्रति वर्ष इसको गठित किया जाता है, और ये निरंतर कार्य करते रहती हैं, हमेशा इनका काम चलता रहता है। लेकिन जो तदर्थ समितियां होती हैं वो किसी कार्य विशेष के लिए गठित की जाती हैं, और जैसे ही वो कार्य समाप्त होता है उसका काम भी समाप्त हो जाता है। ठीक है, उसका कार्य वो भी उस कार्य के साथ ही वो समिति भी समाप्त हो जाती है। तो इसको हम लोग कहते हैं तदर्थ समिति, एडहॉक कमेटी। अब अस्थाई समितियां जो है वो कितनी होती हैं? तो कुल मिलाकर अस्थाई समितियों की जो संख्या हमारे यहाँ है वो 24 है। इसमें 3 जो अस्थाई समितियां वो बहुत प्रमुख हैं, जैसे लोक लेखा समिति, पराकलन समिति और सरकारी उपक्रम समिति। ये 3 बहुत महत्वपूर्ण समितियां। इसके अतिरिक्त तमाम जितनी समितियां, सभी समितियां महत्वपूर्ण हैं, लेकिन आप पूछा जा सकता है इस समितियों का काम क्या काम करती हैं समितियां, किस उद्देश्य से गठित हुई, इसका उद्देश्य क्या? तो इसका उद्देश्य जो होता है वो कार्यपालिका के कार्यों के ऊपर नियंत्रण स्थापित करना, विशेषकर वित्तीय नियंत्रण स्थापित करना, कि संसद ने जो बजटीय प्रावधान के तहत स्वीकृत किया है, जिस चीज़ों पर धनराशि जिस मंत्रालयों के लिए कार्य के लिए किया गया, जिन्हीं योजनाओं के लिए किया गया, वो योजनाओं पर खर्च किस प्रकार, जिस प्रकार नीतियाँ बनी हैं उसके अनुरूप हो रहा है कि नहीं, ठीक है, कितना हो रहा है, इन सब का नियंत्रण स्थापित करने का कार्य करती। इसका मतलब कार्यपालिका के ऊपर वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने का काम इन समितियों का। ठीक है, इन समितियों का जो स्ट्रक्चर है, ठीक, खासकर जो अस्थाई समितियां होती हैं उनके स्ट्रक्चर के विषय में पूछ सकता है कि ये 31 जो अध्यक्ष होते हैं उसको लेकर के 30 सदस्य, यानी कुल मिलाकर 31 सदस्य होते हैं, जिसमें से 21 लोकसभा के और 10 राज्यसभा के होते हैं। ठीक है, अब ये जो ये लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं इनका नाम मनोनीत करते हैं, और राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वो इसके मनोनीत करते हैं। और इसमें है कि किसी में विपक्ष का जो नेता होता है वो उसका अध्यक्ष होता है, तमाम है।
हर जैसे लोक लेखा समिति है, इसमें विपक्ष का ही उसका अध्यक्ष बनता है, क्योंकि क्रिटिक्स का काम करता है, ये आलोचना वाला भी काम है। ठीक है, वित्तीय नियंत्रण है तो अगर सत्ता पक्ष के लोग ही अगर अध्यक्ष बन गए तो वो आप निश्चित रूप से वो चेक एंड बैलेंस का काम नहीं होगा। इसीलिए बनाया गया, हमारे संसद परंपरा में बड़ा बैलेंस करके चलने की कोशिश की गई है। ठीक है, अब इसमें जो प्रश्न है कि जो 24 समितियां उसमें से 8 राज्यसभा के अंतर्गत है और 14 लोकसभा के अंतर्गत, ध्यान में रखिएगा, 16 लोकसभा के अंतर्गत कार्य करती है, 16 और 8 का रेशियो है। अब प्रश्न ये आएगा कि वर्तमान में ये जो एक समिति है वो सूचना प्रौद्योगिकी समिति, ये क्यों चर्चा में? मेनली देखिए, मुझे यही पूछना, लेकिन मैंने वो आपके उसके गठन के बारे में बताया, थोड़ा भी संक्षिप्त चर्चा कर दी, क्योंकि उस पर आ सकता है। जैसे ही चर्चा करेंगे आप, समिति का नाम आएगा वो चला जाएगा संवैधानिक प्रावधानों के ऊपर। अब ये चर्चा में क्यों आया, अब यहाँ से प्रश्न शुरू हुआ। ठीक है, समझिए इंटरव्यू का प्रश्न यहीं पर है। तो सूचना प्रौद्योगिकी समिति ये चर्चा में क्यों आई? देखो बेटा, ये जो चर्चा में क्यों आई है इसके बारे में जानिए। इस सूचना प्रौद्योगिकी समिति के जो अध्यक्ष हैं वो हमारे विपक्ष के नेता जो हैं, और उनका जो नाम है वो शशि थरूर जी। ठीक है, शशि थरूर कांग्रेस के नेता, शशि थरूर चर्चा में रहते हैं। अब ये शशि थरूर जो हैं वो भाजपा, दिल्ली के विधानसभा के चुनाव में भाजपा के कुछ नेताओं ने हेट स्पीच दिया था, कुछ नफरत फैलाने वाले स्पीच जो आपत्तिजनक थे, जिस पर चुनाव आयोग ने उनको सस्पेंड भी किया था थोड़े दिनों के लिए, कि वो इस प्रकार के प्रचार कार्य में नहीं जाएंगे, प्रचार कार्य से सस्पेंड किया। तो ये इन कुछ केंद्रीय नेता भी थे, नेतृत्व वाले, तो वो देखेंगे आप कि कहीं न कहीं मंत्री थे और 2 ऐसे प्रवेश जी थे जो भाजपा के नेता हैं। तो उन लोगों के हेट स्पीच की वजह से वे फेसबुक पर उन्होंने जवाब तलब किया। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री के संसदीय समिति के अध्यक्ष हैं तो कर सकते हैं। तो उन्होंने फेसबुक से कहा, फेसबुक से के साथ ये मसौदा है कि आप इस प्रकार का अगर कोई फेसबुक पर कोई पोस्ट डाला जाता है जो संसदीय, छोड़ दें आप संसदीय ना बोलें, बल्कि अगर किसी प्रकार का आपत्तिजनक पोस्ट है जिससे कि दंगे फैल सकते हैं, जिससे कि सामाजिक द्वेष फैल सकता है, इस प्रकार के पोस्ट को हटा लेना चाहिए फेसबुक को, ऐसा है कानून में। लेकिन फेसबुक ने उनके स्पीच को नहीं हटाया। अब इसी पर आपत्ति है, ठीक है, कि फेसबुक ने क्यों नहीं हटाया। तो फेसबुक के अधिकारियों को जवाब तलब किया गया, बुलाया गया उनको, और साथ ही साथ सूचना प्रौद्योगिकी के जो अधिकारी सब हैं, उच्च अधिकारी, उनको भी समिति ने तलब किया कि पूछताछ किया कि जो है इसमें जो है पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है कि क्यों ऐसा आप लोगों ने नहीं किया, क्या कारण, अपने जवाब दीजिए, स्पष्टीकरण दीजिए। अब इस बात को लेकर के राजनीति फिर शुरू हो गई। ठीक है, अब जो सत्तारूढ़ पार्टी के जो नेता हैं निशिकांत दुबे और राजवर्धन सिंह राठौर, वो भी उस समिति के मेंबर हैं, उन्होंने मोर्चा खोल दिया और उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष से कहा है, ओम बिरला जी से, कि इनको अध्यक्ष पद से हटाया जाए। ठीक है, अब ये प्रकरण का आपने जवाब दे दिया, तब पूछेगा कि हेट स्पीच क्या होता है, क्या होता है हेट स्पीच। तो आप बोलेंगे कि महोदय यह अनुच्छेद 19(1)(a) संविधान में कहीं चर्चा है हेट स्पीच की। तो आप कहिएगा अब महोदय 19(1)(a) में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है और उसी में अनुच्छेद 19(2) में
युक्ति युक्त निर्बंधन यानी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए। ध्यान में रखिएगा, इसी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस की बात कर रहा हूं, हेट स्पीच में ही। आपको वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता 19(1)(a) के तहत दी गई। कुछ भी बोलने का आपको अधिकार है, कोई नहीं रोक सकता। इसके अंतर्गत में तमाम बातें आती हैं, प्रेस की स्वतंत्रता भी इसके अंतर्गत आती है, जितनी मीडिया है सभी इसी के अंतर्गत में आते हैं। ठीक है, आप बोलने का अधिकार मिला हुआ, ठीक है, 19(1)(a) के तहत। लेकिन इसके साथ साथ युक्ति युक्त निर्बंधन भी लगाए गए। तो पूछेगा ये युक्ति युक्त निर्बंधन क्या होता है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस को डिफाइन करो। तो कहिएगा महोदय, संविधान में अधिकार दिए गए हैं, लेकिन इस अधिकार का दुरुपयोग न हो तो उसके कुछ कारण सहित प्रतिबंध लगाए गए हैं सभी अधिकारों के ऊपर। जिन अधिकारों के ऊपर लगाए गए उसी को युक्ति युक्त निर्बंधन कहते हैं। उसका आधार है जैसे देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता, ठीक है, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों से मित्रवत संबंध, राजनयिक संबंध, नैतिकता की स्थापना, ठीक है, न्यायालय की अवमानना। ठीक है, न्यायालय की अवमानना पर एक और प्रश्न जोड़ सकता है। ठीक है, अभी न्यायालय की अवमानना पर भी एक चीज आया। जब जैसे ही आप न्यायालय की अवमानना कहेंगे, बोलेंगे कि न्यायालय की अवमानना भी अभी चर्चा में है। ठीक है, मैं उस पर आऊँगा अभी। नैतिकता की स्थापना, न्यायालय की अवमानना, अपराध में संलिप्तता इत्यादि। ठीक है, ये सब चीज़ें अगर सर्कमस्टांसेज उत्पन्न होता है तो आपकी वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक लगाई जा सकती है। ठीक है, अब देखिए इसमें एकता और संप्रभुता क्या, अगर आपके बोलने से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस बिगड़ जाए तो आपको बोलने से रोक दिया जाता है। आप देखते हैं कभी कभी दंगे होने के संभावना, टेंशन रहती है, और वहाँ पर कुछ लोग ऐसे हमारे माननीय बहुत ऐसे नेता हैं जो आग उगलते हैं। अगर किसी व्यक्ति ने, डीएम साहब को लगता है कि ये व्यक्ति जो है एक देश की एकता, अखंडता और राज्य की जो संप्रभुता है उस पर खतरा उत्पन्न हो सकता है, तो उसको प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के तहत उसको आने से रोक सकता है, उसको गिरफ्तार कर सकता है। और गिरफ्तार जब करता है तो उसको अधिकतम 3 माह तक उसको रोक के रख सकता है, गिरफ्तार करके रख सकता है। इसके बाद अभी अगर रखना हो तो परामर्शदात्री समिति से उससे संस्तुति लेनी पड़ती है, तब उसको गिरफ्तार करके और उससे अधिक दिनों तक रखा जा सकता है। तो निवारक निरोध कानून भी हो गया। ठीक है, देखिए एक कड़ी से निकलता है, उसी कड़ी से दूसरा, जैसे ही आप नाम लेते जाएंगे तमाम चीज़ों में, जैसे आप बोलेंगे कि विदेशी राज्यों से मित्रवत संबंध। ठीक है, अब इसमें कोई व्यक्ति मित्रवत संबंध है किसी देश के साथ, और आपके किसी वक्तव्य से दो देशों के बीच में टेंशन क्रिएट हो, ठीक है, तो आपको बोलने नहीं दिया जाएगा, रोक दिया जाएगा, कतई नहीं बोलने दिया जाएगा, और बोलेंगे तो पनिशेबल भी होगा अगर इस प्रकार का कोई राजनयिक संबंध में कहीं दुराव आता है। दूसरा है कि नैतिकता की स्थापना। नैतिकता हमारे यहाँ वाला वर्ड जरूर है। अगर किसी के बोलने से कोई नैतिक आचरण, ठीक है, अब उसमें उस समय में कोई अब गाली गलौज या इस प्रकार की करते हैं तो ये सारी चीज़ों को हेट स्पीच माना जाता है। किसी पर व्यक्तिगत आक्षेप लगाते हैं, हेट स्पीच माना जाता, ध्यान में रखिएगा। तो इसके अंतर्गत में आपको न्यायालय की अवमानना, ये भी हेट स्पीच में। अब इसी में मैं बात कर रहा हूँ कि न्यायालय की अवमानना के संबंध में जो प्रशांत भूषण जी के संबंध में केस है, उस संबंध में बात कर लेते हैं। क्योंकि संवैधानिक पहलू है, पूछा जा सकता है कि न्यायालय की अवमानना क्या होती है। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है कि ये सही है नहीं है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। लेकिन आपको मैं बताऊं कि इसमें हम लोग संवैधानिक पहलुओं को ही पकड़ के रखेंगे, अपनी व्यक्तिगत राय नहीं रखेंगे। ठीक है, हाँ, आप ये कह सकते हैं कि जो
प्रशांत भूषण और उनके जो तमाम उनके पक्ष के जो लोग हैं वो लोग अपना क्या मत रख रहे हैं ये आप बात कह सकते हैं, लेकिन वो आपका मत नहीं होगा। ध्यान में रखिएगा, जो संवैधानिक मत है, जो संविधान में लिखा है, या फिर जो सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है, वही नज़ीर हम लोग के लिए होगी और हम लोग उसी को फॉलो करेंगे। चूँकि हम लोग प्रशासक हैं और नीतियों के जो बनती हैं और जो आदेश पालक के रूप में हम लोग को कार्य करना है, तो ये ध्यान में रखना है आपके उत्तर में गैर संवैधानिक बातें नहीं होनी चाहिए या न्यायालय पर कोई टिप्पणी नहीं करनी। ठीक है, तो अब आपसे पूछा जा सकता है कि ये केस था क्या। ठीक है, इसके बारे में संक्षिप्त जानकारी आपको होनी चाहिए कि क्या था ये केस। वास्तव में जो प्रशांत भूषण जी जो हैं वो एक माइक्रो ब्लॉगिंग ट्विटर अकाउंट है, उस पर उन्होंने कुछ टिप्पणी कर दी थी और वो टिप्पणी 2 टिप्पणियों को लेकर के आपत्ति व्यक्त की गई। एक जो टिप्पणी थी वो चीफ जस्टिस जो हैं वो किसी भाजपा के नेता के बुलेट पे जो है वो बाइक वो फ़ोटो वो आ गई चलाते हुए, तो ये कहीं ना कहीं उन्होंने इस पर कहा कि किसी भी सार्वजनिक ये पर उनको ऐसा नहीं करना चाहिए और उसमें मास्क उन्होंने नहीं लगाया था। ठीक है, तो मास्क नहीं लगाना ये भी कहा कि ये तो लॉकडाउन के पीरियड में ये हम लोगों को तमाम जो शीर्षस्थ पदों पर बैठे हैं उन लोग को एक आइकॉन के तौर पर काम करना चाहिए और आप खुद ही जो कि पनिशेबल बनाए हैं, आपने सरकार ने बनाया कि अगर मास्क नहीं लगाया तो उनको पनिशमेंट दिया जाएगा, तो आप नहीं लगा करके मास्क नहीं लगा करके आप फ़ोटो खिंचवा करके उसको पोस्ट कर रहे हो फेसबुक पर और तमाम मीडिया सोशल मीडिया पर, तो आप ये क्या उदाहरण पेश करना चाहते हो। तो उन्होंने आलोचना की इसकी। ठीक है, और दूसरा जो है ये मामला था कि उन्होंने कहा कि 6 वर्षों से लोकतंत्र की जो स्थिति है उसमें गिरावट आई है। उसमें कोर्ट्स को भी कहा कि इसमें भी भ्रष्टाचार व्याप्त है, जिसकी वजह से इसमें गिरावट आई है। ठीक है, तो उन्होंने कई ऐसे उदाहरण भी बाद में उन्होंने स्पष्टीकरण भी दिया कि भ्रष्टाचार का मतलब कोई ब्राइब वैसा नहीं कहा, भ्रष्टाचार कई तरह से होता है। तो उन्होंने अगर इस बात को की तो इसको कोर्ट ने संज्ञान, सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं संज्ञान लिया, कोई गया नहीं, स्वयं संज्ञान लिया और उन्होंने इनके विरुद्ध जो है मानहानि मतलब जो अवमानना का के मानहानि अवमानना का जो केस है वो दाखिल कर दिया कि इन्होंने कोर्ट की अवमानना की। ठीक है, अब प्रशांत भूषण जी और तमाम इनके जो इनके भी जो मानने वाले थॉट्स वाले लोग हैं, उन्होंने मिल करके 3 और लोग थे जिन्होंने मिल करके के वाद दाखिल किया कि इसमें जो अवमानना संबंधी जो कानून है, अधिनियम है, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं न्यायिक अवमानना अधिनियम 1971। ठीक है, उसकी धारा 2C1, ठीक है, 2 सब क्लाउज C उसका सब क्लाउज 1। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ये उन्होंने कहा कि इसको समाप्त कर दिया जाना चाहिए। ठीक है, और कहा कि ये वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर ये जो धारा है ये अब चोट पहुंचाती है। और उन्होंने कहा कि ये अवमानना वाला जो अधिनियम है ये ब्रिटिशर्स ने यहाँ लागू किया था, इसको हम लोग बाद में 56 में, फिर बाद में हम लोगों ने फिर 71 में इसको लागू किया। जो अभी है वो केस वो 1971 वाला ही है। तो उन्होंने कहा कि जब ब्रिटेन और अमेरिका इन दोनों ने खुद ही इसको समाप्त कर दिया, जिसने कानून ये लागू किया था उसने स्वयं इसको वहाँ समाप्त कर दिया, प्रजातांत्रिक व्यवस्था के तहत वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए इन सब ने दोनों देशों ने समाप्त कर दिया, तो हम लोग क्यों इसको बरकरार रखें, ये हमारी वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर चोट पहुंचाने जैसा है। ठीक है, उन्होंने अपना पक्ष रखा। तो ये ऐसे उन्होंने कहा कि अगर लोकतंत्र के विकास के लिए ज़रूरी भी है और आलोचना कभी भी अवमानना नहीं हो सकती है। थोड़ा से बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है यहाँ पे, पूछा जाता है आलोचना अवमानना में फिर क्या अंतर। आलोचना और बड़ा बारीक सा अंतर है। आलोचना को आप अगर अवमानना का कह सकते हैं, ये व्यक्ति परक भी होता है, कोई व्यक्ति इसको कह सकता है कि मेरी अवमानना है। ठीक है, किसी की आलोचना अवमानना से परे जाने में बहुत बारीक सा लाइन हो सकता है, क्रॉस कर सकता है। तो हो सकता है कि मेरे लिए वो आलोचना हो, वो आपके लिए अवमानना बन सकती है, ऐसा भी हो सकता है।
तो ये व्यक्ति परख वाली चीज़ है, देखने की चीज़ है, ये मैन टू मैन वैरी कर सकता है। तो उन्होंने कहा कि जब ये कानून बना था उस समय अवमानना की जो कानून है उसमें धारा 2A में इसको 2 भागों में कैटेगराइज किया गया, ठीक है। एक है सिविल अवमानना और दूसरा है आपराधिक अवमानना, ठीक है। तो सिविल अवमानना के संबंध में तो बेटा आज की तारीख में 96,000 केस लंबित है सिविल अवमानना के। और आपराधिक अवमानना, अब ये क्या दोनों में डिफरेंस है मैं बता रहा हूं। जैसे कि अगर कोई न्यायालय ने किसी को फैसला दिया, ठीक है, डिग्री दिया, आदेश दिया, रीट जारी किया, इन सब को नहीं मानना न्यायालय की अवमानना है। यानी ब्यूरोक्रेट्स के द्वारा अगर उसको नहीं माना गया डिसीजन को तो इसको हम लोग न्यायालय की अवमानना कहते हैं, ठीक है। ये सिविल अवमानना हुआ। आपराधिक अवमानना क्या हुआ कि अगर आपने सुप्रीम कोर्ट के बारे में या किसी भी न्यायालय यानी उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट न्यायालय के बारे में आप लिखित रूप से, मौखिक रूप से या कोई चिन्हित करके, कोई सिंबॉलिक रूप में आपने ऐसी बात कह दी जो न्यायालय की प्रतिष्ठा को ठोस पहुंचाने वाली हो, तो इसको आपराधिक अवमानना कहते हैं। जो प्रशांत भूषण जी पर जो केसेस चार्जेज लगे वो आपराधिक मामला के लगे। तो ये भी आरोप लग रहे हैं सुप्रीम कोर्ट पर कि जो सिविल अवमानना है उस पर उनकी बहुत क्रियाशीलता नहीं दिखाई पड़ती, जबकि वो डायरेक्ट मामला है, वो ज्यादा गंभीर मामला है कि आपने कोर्ट के डिसीजंस को मानने से इनकार कर दिया, कोर्ट ने जो डिसीजन दिए उसको आप नहीं मान रहे हो, तो ये ज्यादा गंभीर मामला है। कितने ब्यूरोक्रेट्स हैं जिन पर यह मामला चल रहा, कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट का कई विभाग हैं जो इसकी जद में है, लेकिन इस पर क्रियाशीलता नहीं दिखाई जा रही है। और उन्होंने जो बातें कही, उन्होंने कहा कि देखिए उन्होंने जो बातें कही है उनका पक्ष है। उन्होंने कहा कि मैं किसी जस्टिस जो व्यक्ति हैं उनके विरुद्ध कह रहा हूं, मैं न्यायालय के विरुद्ध नहीं कह रहा। मैं न्यायिक व्यवस्था को मैं न्यायालय को भ्रष्टाचार नहीं कर रहा हूं। व्यक्ति जो होंगे, जो न्यायाधीश हैं, वो व्यक्ति हैं, वो उनकी आलोचना हो सकती है, ठीक है। अब इस पर बहुत विवादास्पद ये चीजें हो गई। अब इस पर डिबेट शुरू हो गया है। अब इससे कुछ बातें और निकल के आएंगी निश्चित रूप से, मुझे लगता है कि, लेकिन ये जो पक्ष है, न्यायालय ने जो पक्ष रखा कि इससे चूंकि आम जनता जुड़ी है, आम जनता न्यायालय के प्रति गहरी आस्था व्यक्त करती है और उस प्रतिष्ठा से उसको देखती है, और अगर आप इस प्रकार के वक्तव्य को बोलते हैं और न्यायालय इसको नहीं संज्ञान में लेता है तो ये गलत परंपरा कायम होगी और न्यायालय के विरुद्ध और न्यायाधीशों के विरुद्ध लोग आम जीवन में जितने लोग हैं वो सब बोलना शुरू कर देंगे। तो न्यायपालिका के ऊपर का विश्वास लोगों से उठ जाएगा। आपको यही पकड़ के बोलना, ध्यान में रखिए, ठीक है। जो अदालत की गरिमा है उसके महत्व को बनाए रखना, यही उद्देश्य है अवमानना का। जो अवमानना का क्लाउज रखा गया उसमें यही उद्देश्य था कि न्यायपालिका की जो विश्वसनीयता उसको सुनिश्चित करना, न्यायाधीशों की जो दुर्भावना है उनके प्रति दुर्भावना, उनको जो डर है, पक्षपात है, जो कर्तव्यों में पक्षपात जो लगाएंगे, इस प्रकार के जो कार्य करेंगे, तो इससे अवमानना वाला जो पक्ष है ये इसीलिए रखा गया कि वो निष्पक्ष होकर काम कर सके, वरना उनके ऊपर डरा करके, धमका करके और निर्णय अपने पक्ष में कराए जा सकते, ठीक है। तो इनके लिए ही अवमानना रखा गया। और किसी शक्तिशाली और या रसूखदार कोई व्यक्ति है वो भी न्यायालय पर अनुचित रूप से दबाव डाल करके अपने पक्ष में निर्णय करवा सकता है। तो ये अवमानना इसीलिए रखा गया कि ये अवमानना अगर आपने किया तो पनिशेबल होगा, ठीक है। न्यायालय में अवमानना के पीछे तर्क यही था। अब जो है इसमें पूछा जा सकता है कि और अवमानना की बातें कहाँ कही गई हैं संविधान में, ठीक है। तो देखिए बेटा, अब आपसे जब इसे पूछेगा तो आपसे आर्टिकल 129
वो विशेष करके पूछ रहा। आर्टिकल 129 में क्या कहता है कि ये एक अभिलेखीय न्यायालय होगा। सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय एक अभिलेखीय न्यायालय है, ठीक है। और अभिलेखीय न्यायालय जो है उसके रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो उन्होंने डिसीजन दिया, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों अभिलेखीय न्यायालय, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के डिसीजंस को न मानना ये भी अवमानना होगी। न्यायालय ने कहा ये अवमानना है, उनके डिसीजन को नहीं मानना। कोई भी हो ये नहीं है कि केवल अधिकारी, उच्चतम न्यायालय के केसेस को उच्च न्यायालय अगर नहीं मान रहा है और उच्च न्यायालय के निर्णय को अगर अधीनस्थ न्यायालय नहीं मान रहा है, वो भी न्यायाधीश भी उस अवमानना की परिधि में होगा। ध्यान में रखिए। इसीलिए 129 में जो कि अभिलेखीय न्यायालय कहा गया, यानी इसके रिकॉर्ड्स रखे जाएंगे। जो डिसीजन है न्यायाधीश जो देता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के, उसके डिसीजंस रिकॉर्ड में रखे जाते हैं, ठीक है। रिकॉर्ड कोर्ट बोलते हैं, तो रखे जाते हैं। और उस रिकॉर्ड को आप साक्ष्य के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप कोई केस दाखिल किया तो उसमें वकील जो है वो कहेगा कि योर ऑनर, मेरे जो मुवक्किल हैं उनका जो केस है, इसी प्रकार का केस सज्जन सिंह बनाम पंजाब राज्य का केस था, जिसमें माननीय न्यायाधीश ने ये निर्णय दिया, और उसकी प्रति जो है दे देगा। अब उस जस्टिस जो बैठे हैं उनको ये मानना होगा, उनके साक्ष्य को नकार नहीं सकते हैं कि आप हटा इसको हम नहीं मानेंगे, ऐसा नहीं कर सकते। वो न्यायालय की अवमानना है। तो ये सुप्रीम कोर्ट को 129 के तहत और हाई कोर्ट को अनुच्छेद 215 के तहत ये अवमानना वाले जो अधिकार प्राप्त है। तो आपसे पूछा जा सकता है हाई कोर्ट को कितने आर्टिकल के तहत? 215 के तहत, और 129 के तहत सुप्रीम कोर्ट को, ठीक है बेटा। तो इतनी बातें इसके। अब डिसीजंस क्या, इसमें दंड के क्या प्रावधान है? तो बोलेंगे दंड इसमें 6 महीने का कारावास है अवमानना के लिए में, और ये 2000 रुपये का जुर्माना है, या दोनों है। लेकिन इसमें और भी प्रावधान ये भी दिए गए हैं कि यदि वो माफ़ी मांग लेता है तो इससे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उनको माफ़ भी कर सकती है, ठीक है। तो जैसा कि प्रशांत भूषण जी के साथ में है कि उन्होंने कंडीशन दिया है कि आपने लिखित रूप से माफ़ी मांग लीजिए, तो मैं इसको आपको माफ़ कर देता हूँ। तो क्योंकि वेणुगोपाल जी ने इसे कहा कि आप उनको माफ़ कर दिया जाए, और चूँकि वो बहुत ही जाने माने वकील रहे हैं और उनकी भी अपनी प्रतिष्ठा है, और आलोचना करना, ये उन्होंने कोई ऐसा बात नहीं कही कि न्यायालय की अवमानना और कोई इस संदर्भ में देखा जाए। लेकिन चूँकि अदालत ये समझती है, ये न्यायाधीश ये समझते हैं कि ये इस प्रकार की जो परंपरा कहीं विकसित ना हो जाए, इसलिए की जा रही है। भले ही आरोप अलग भी लगते हों, लेकिन हम लोगों को इसी पर रखना है। ये जो 4 बातें कि अदालत की जो गरिमा है उसके महत्व को बनाए रखने के लिए, न्यायपालिका की विश्वसनीयता खंडित न हो, इसको बनाए रखने के लिए इसको संज्ञान में लिया गया। हम लोगों को इसी संदर्भ में देखना है और अपने उत्तर इसी संदर्भ में देखना है बेटा, ठीक है। और प्रशांत भूषण जी सही हैं नहीं है, इन पे नहीं जाना, चूँकि न्यायाधीश ने कहा हमको उसी पकड़ करके संवैधानिक तत्व को पकड़ के ही रखना है। अनुच्छेद 129 के जो प्रावधान है उसको बताना है, 215 के प्रावधान है वो बताना है, और जो ये कानून है, ठीक है, अवमानना कानून है, उसके बारे में ही प्रावधानों को पकड़ के रखना है, ठीक है बेटा। तो आप इसको तैयार कर लीजिएगा, पॉलिटी के छात्र हों या पीए के छात्र हों, ठीक है, ध्यान में रखिए, या जनरल के लिए भी, क्योंकि संवैधानिक चीज़ें हैं, वो संविधान सबको पढ़ना है, इंडियन पॉलिटी सबको पढ़ना है, इसलिए आप इस पर गंभीरता के साथ पढ़ लेंगे। क्योंकि अभी ये घटनाएं घटी हैं तो सबके दिमाग में होगा, यहाँ से प्रश्न आएंगे, ठीक है। चलिए इसी के साथ मैं इसको समाप्त करता हूँ। मैं अगले अंक में किसी अन्य मुद्दों को लेकर के आऊँगा, और अन्य विषयों को भी मैं अपलोड कर रहा हूँ, मैं इस वीक में सब लोगों को दूंगा। चलिए धन्यवाद।